इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको ये प्रकाश वाला जो लेसन है वो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो दोस्तों देखिए, पहले हम प्रकाश को हम समझते हैं। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश से एक ऐसी युक्ति है जो वस्तु को दृश्यमान करता है, यानी कि प्रकाश की अनुपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। यानी जो वस्तु प्रकाश में रहेगी उस वस्तु को ही हम देख पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिस वस्तु पर प्रकाश से आपतित होता है तो वो आपतित प्रकाश को परावर्तित करती है, और जो परावर्तित प्रकाश है वो हमारे नेत्रों में आता है और हमें वस्तु दृश्यमान होती है। प्रकाश से सरल रेखा में गमन करता है, यानी इसके अलावा प्रकाश की भेद प्रकृति भी बताई है, जो कि डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने बताई थी कि प्रकाश कण और तरंग के रूप में चलता है। लेकिन हम इस लेसन के अंदर प्रकाश को सरल रेखीय मानेंगे, और इस पर आधारित इस लेसन के अंदर एक तो प्रकाश का परावर्तन है और दूसरा जो है वो प्रकाश का अपवर्तन है। देखिए दोस्तों, ये कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार आपतित होती है, और ये इस पृष्ठ पर यहाँ पर आपतित हो रही है, तो यहाँ से परावर्तित होकर ये इस प्रकार जाती है, और इन दोनों के बीच में लंब डाले हम इस प्रकार, तो यहाँ पर एक कोण तो ये बन रहा है और एक कोण ये बन रहा है। तो देखिए दोस्तों, जो किरण आ रही है उस किरण को आपतित किरण कहते हैं, और जो किरण यहाँ से यानी इस पृष्ठ से टकराकर वापस जा रही है इसको परावर्तित किरण कहते हैं, और लंब को अभिलंब कहा जाता है। आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच में ये जो कोण बन रहा है, जिसको हम आई द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं, इसको आपतन कोण कहते हैं। और ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण है, इसके बीच में ये जो कोण बन रहा है जिसको हमने आर द्वारा प्रदर्शित किया है, ये परावर्तित कोण है। तो दोस्तों, यदि हम इस प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा लिखें तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं। यदि कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर आपतित होती है, देखिए इस पृष्ठ पर आपतित हो रही है, तो किसी पृष्ठ पर आपतित होती है तो उस पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, ये इस प्रकार वापस उसी माध्यम में लौट रही है, तो प्रकाश की ये घटना है, ये प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब जो प्रकाश का परावर्तन है इसके दो नियम हैं, और वो नियम कौन कौन से हैं? देखिए, पहला जो नियम है वो इस प्रकार है कि देखिए, आपतित किरण और आपतित किरण, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। और जो दूसरे नियम की बात करें तो जो आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, यानी कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, दोनों का मान हमेशा या सदैव बराबर होता है। तो ये दो नियम प्रकाश के परावर्तन के हैं। अब देखिए दोस्तों, कई बार क्या पूछा जाता है कि जैसे ये कोण हमें दे दिया जाए और जैसे ये कोण हमें दे दिया 60 डिग्री, तो हमें ये पूछ ले कि परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो आपको ये करना होगा कि देखिए, ये पूरा कोण जो बन रहा है ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और इस 90 डिग्री कोण में से ये 60 डिग्री का कोण घटाएंगे तो 30 डिग्री ये आता है। तो 30 डिग्री ये कोण 30 डिग्री आ जाता है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों बराबर होते हैं, तो ये 30 डिग्री आता है, तो ये भी 30 डिग्री आ जाता है। तो इस प्रकार हम ऐसे क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, प्रकाश के जो परावर्तन है इसके दो प्रकार हैं। पहला जो प्रकार है वो है नियमित प्रकाश का परावर्तन, और दूसरा प्रकाश का परावर्तन है वो विसरित प्रकाश का परावर्तन। देखिए, ये कोई समतल या चिकनी पृष्ठ है या सतह है, इस पर कोई प्रकाश इस प्रकार आपतित होता है, तो परावर्तन के बाद में ये एक नियमित दिशा में जाएगा। इस प्रकार ये एक नियमित दिशा में परावर्तित होता है इस प्रकार। तो अगर हम इसकी परिभाषा लिखें तो कैसे लिखेंगे? यदि प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराती है तो वह नियमित दिशा में परावर्तित होती है, तो इसको प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं। और यदि विसरित प्रकाश के परावर्तन की बात करें तो यहाँ पर जो सतह होगी वो सतह क्या होगी? खुरदरी सतह होगी। यदि कोई प्रकाश की किरण किसी खुरदरी सतह पर आपतित होता है तो परावर्तन के बाद वो अनियमित दिशा में, इस प्रकार वो अनियमित दिशा में जाएगा। प्रकाश की किरण किसी खुरदरी सतह पर टकराती है तो वो अनियमित दिशा में परावर्तित हो जाती है, इससे प्रकाश का विसरित या अनियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, दर्पण क्या होता है? किसी पारदर्शी कांच के एक पृष्ठ पर, चाहे इधर वाले पृष्ठ पर या ऊपर वाले पृष्ठ पर, परावर्तक पॉलिश कर दी जाती है,
तो वह दर्पण कहलाता है। अब देखिए ये जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ समतल भी हो सकता है और ये गोली भी हो सकता है। इस प्रकार गोली पृष्ठ भी हो सकता है। तो जो दर्पण है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। तो दो भाग कौन कौन से हैं इसके, देखिए पहला भाग है इसका समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। अब जो गोलीय दर्पण है ये भी, इसके भी दो भाग हैं। एक भाग तो इसका ये है अवतल और दूसरा है उत्तल। तो इस प्रकार इसके भी दो भाग हैं। तो पहले हम समतल दर्पण किसे कहते हैं, देखिए वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसको समतल दर्पण कहते हैं। और अगर इसकी विशेषता देखें तो विशेषता इस प्रकार है। देखिए समतल दर्पण में वस्तु के समान ही प्रतिबिंब बनता है और दूसरा समतल दर्पण में दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है उसका प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। यदि किसी वस्तु को देखा जाए तो उसका दायां भाग बाईं ओर और बायां भाग दाईं ओर दिखाई देता है, जिसको हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। इसके अलावा देखिए यदि समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना होता है तो उसकी लंबाई का आधे दर्पण की आवश्यकता होती है। जैसे किसी व्यक्ति की लंबाई 5 फुट है तो उस व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए 2.5 फुट दर्पण की आवश्यकता होगी। दर्पण के सामने जिस वेग से वस्तु दर्पण की ओर जा रही है उसके डबल वेग से प्रतिबिंब दर्पण की ओर आता है। और समतल दर्पण की फोकस दूरी है वो अनंत होती है। तो इस प्रकार समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं थी। गोलीय दर्पण, देखिए मान लेते हैं ये एक गोला है, कांच का गोला है और इस गोले को हमने इस प्रकार काट लिया। तो काटने पर हमें इस प्रकार का भाग प्राप्त हुआ है। अब इसके दो पृष्ठ हैं, देखिए एक तो इधर वाला पृष्ठ है और एक इधर वाला पृष्ठ। इधर वाले पृष्ठ को हम उभरा हुआ भाग कहते हैं और इस वाले भाग को हम धंसा हुआ भाग कहते हैं। तो देखिए इसके दोनों ओर हम पॉलिश कर सकते हैं। यदि हमने उभरे हुए भाग पर परावर्तक पॉलिश की तो ये जो दर्पण बना है, दर्पण बनता है वो अवतल दर्पण बनता है, अवतल दर्पण। और यदि हम इस धंसे हुए भाग पर परावर्तक पॉलिश करते हैं तो ये उत्तल दर्पण बनता है, ये उत्तल दर्पण बनेगा। अब देखिए यदि अवतल जो दर्पण बना है उस अवतल दर्पण का जो धंसा हुआ भाग है, यानी कि हमने उभरे हुए भाग पर पॉलिश की है तो इसका परावर्तक का जो कार्य करेगा वो धंसा हुआ भाग करेगा। और इधर उत्तल के अंदर देखिए हमने धंसे हुए भाग पर पॉलिश की है तो ये जो उभरा हुआ भाग है ये परावर्तक का कार्य करता है। तो अगर हम अवतल दर्पण की परिभाषा लिखें तो अवतल दर्पण की इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर परावर्तक पॉलिश की जाती है उसको अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल की बात करें तो उत्तल की हम ये लिखेंगे कि वह गोलीय दर्पण जिसके धंसे हुए भाग पर परावर्तक पॉलिश की जाती है उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा भी हम इस प्रकार दे सकते हैं। देखिए अवतल दर्पण का जो धंसा हुआ भाग है ये परावर्तक का कार्य कर रहा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वह गोलीय दर्पण जिसका धंसा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। और इसमें देखें उत्तल की परिभाषा तो वह गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। इन दोनों दर्पणों को हम एक एक नाम से और पुकारते हैं। यदि हम अवतल की बात करें तो अवतल दर्पण क्या करता है, आपतित प्रकाश की किरणों को एक जगह केंद्रित करता है, इसलिए इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। कौन सा दर्पण, अभिसारी, क्योंकि जैसे ये अवतल दर्पण है और इस पर कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार आती है तो जितनी प्रकाश की किरणें आएगी वो एक जगह ये क्या करेगा, केंद्रित करेगा। तो यहाँ पर इसको केंद्रित कर रहा है तो इसीलिए इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। और जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण कहते हैं। अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आपतित प्रकाश की किरणों को फैलाता है। जैसे ये दर्पण है और ये प्रकाश की किरण आती है तो इस प्रकार ये फैल जाती है। तो जितनी प्रकाश की किरणें इस पर आपतित होती है तो ये फैला देगा, इसलिए इसको अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। अब देखिए अवतल या उत्तल दोनों जो दर्पण हैं या गोलीय दर्पण हम कह सकते हैं इसको, चाहे कोई सा भी दर्पण हो
उसके लिए कुछ परिभाषाएं हैं जिनको हम समझेंगे। इसको आप ध्यान से समझिए। देखिए, ये मैंने एक दर्पण बनाया है और ये जो दर्पण बनाया है मैंने, ये अवतल दर्पण है। तो देखिए, इसका ए बिंदु ये है ऊपर और बी बिंदु ये है। तो ए से बी बिंदु तक इसका परावर्तक पृष्ठ है और इस परावर्तक पृष्ठ का जो बीच का बिंदु है, ये बीच का बिंदु है, इसको हम ध्रुव कहते हैं। तो ध्रुव आपको समझ में आ गया होगा, ध्रुव किसे कहते हैं, यानी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ के बीच का बिंदु या मध्य का बिंदु ध्रुव कहलाता है। अब देखिए, मैंने पहले इसको एक कांच के गोले से काटा है। अभी मैंने बताया था आपको, यहाँ पर इसको कांच के गोले से हमने काटा है। तो गोलीय दर्पण को जिस कांच के गोले से काटा हुआ माना जाता है, जैसे इसको इस कांच के गोले से काटा हुआ माना गया है, ऐसे मान लेते हैं कि ये एक कांच का गोला हुआ होगा और इससे इसको काटा होगा। तो इस कांच के गोले का ये मध्य बिंदु है और इस मध्य बिंदु को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वक्रता केंद्र की परिभाषा कैसे लिखेंगे कि गोलीय दर्पण को जिस कांच के गोले से काटा हुआ माना जाता है, उस कांच के गोले के केंद्र बिंदु को हम वक्रता केंद्र कहते हैं और उसकी त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये वक्रता केंद्र आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ध्रुव और वक्रता केंद्र को एक मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है और इस काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष। तो अब मुख्य अक्ष की परिभाषा भी आपको समझ में आ गई होगी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। और ये ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच का बिंदु, ये बीच का बिंदु है, इसको हम फोकस कहते हैं। इसको इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। देखिए कैसे, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को हम फोकस कहते हैं। तो इस प्रकार ये फोकस की परिभाषा थी। तो ये जो सारी परिभाषाएं हैं ये आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के किरण चित्र। वस्तु की स्थिति है, वो स्थिति आप समझ लीजिए एक बार। देखिए, ये कोई दर्पण है और इस दर्पण के ये मुख्य अक्ष है और यहाँ पर फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। दर्पण के सामने हम वस्तु को 6 प्रकार से रख सकते हैं, यानी कि बिंब की स्थिति 6 प्रकार से हो सकती है। वो कैसे कैसे हो सकती है, देखो, एक तो अनंत पर होगी। तो अनंत पर जो होगी उसको तो हम प्रदर्शित नहीं करते इसके ऊपर। और दूसरी ये हो सकती है कि अनंत और जो वक्रता केंद्र है इसके बीच में हो सकती है। जैसे ये यहाँ पर वस्तु रखी हमने, ये वक्रता केंद्र था और इधर अनंत है। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हमने इस वस्तु को रख ली। तो दो कंडीशन हो गई। पहली तो वस्तु कहाँ रखी, अनंत पर, और दूसरी है वो वस्तु कहाँ रखी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, या हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको वक्रता केंद्र के बाद में या परे। दूसरा हम रख सकते हैं वक्रता केंद्र के ऊपर रख सकते हैं, और तीसरा हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख सकते हैं, और चौथा हम वस्तु को फोकस पर रख सकते हैं, और एक हम वस्तु को फोकस और इस ध्रुव के बीच में। तो देखिए, एक स्थिति तो हम अनंत पर रखे थे, दूसरी स्थिति अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखे थे, और तीसरी स्थिति जो वक्रता केंद्र उस पर रखे थे, और चौथी स्थिति है वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखे थे, और पांचवी स्थिति है हमने फोकस पर रख लिया, और छठवीं स्थिति है हम ध्रुव और फोकस के बीच में, या हम ऐसे कहें कि फोकस और दर्पण के बीच में हमने वस्तु को रखा है। तो इस प्रकार वस्तु को हम 6 तरीके से रख सकते हैं, और 6 तरीके से हम वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी। देखिए, यदि वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और यदि वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखते हैं या वक्रता केंद्र से परे रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है, और यदि वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के बाद में बनता है, या वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और जब बिंब को दर्पण और फोकस के बीच में रखेंगे तो ये दर्पण के पीछे बनेगा। केवल ये एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें प्रतिबिंब है आभासी बनता है, सीधा बनता है, और बाकी सब के अंदर वास्तविक उल्टा बनेगा, लेकिन इस स्थिति के अंदर जो प्रतिबिंब है वो
आभासी और सीधा बनता है, और ये दर्पण के पीछे बनता है, और ये सारे प्रतिबिंब इधर बनेंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम इनके जो प्रतिबिंब निर्माण है वो समझने से पहले हम वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब है उसमें अंतर समझें। तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और जो आभासी प्रतिबिंब है उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब उसको छुआ जा सकता है, और आभासी प्रतिबिंब को छुआ नहीं जा सकता। और वास्तविक जो प्रतिबिंब है उसमें क्या होता है कि जो परावर्तित किरणें हैं वो वास्तव में मिलती हैं, और उसमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये इस प्रकार हम इसको वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब को समझ सकते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं प्रतिबिंब निर्माण के किरण चित्र।